नमस्कार दोस्तों। रुपया गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, लेकिन हमारी वित्त मंत्री को लग रहा है रुपया बहुत अच्छा चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ जा रही है, बार बार जा रही है, रोज जा रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है सब बहुत अच्छा है। देश में जगह जगह एलपीजी के लिए लाइनें लगी हुई हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सब जगह बड़े भारी संकट खड़े हुए हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, होटल्स बंद हो गए हैं और पेट्रोलियम के लिए लाइनें लगने लगी हैं। नरेंद्र मोदी को लग रहा है सब बहुत अच्छा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए उनके उस दलाल दुबे की हरकतें ये है कि देश के लिए समर्पण करने वाले लोगों को भी गाली देने लगते हैं, उन्हें गाली देने लगते हैं जिनके साथ में उन्हीं के पार्टी के पुरोधा जाके खड़े हुए थे, उनसे भीख मांगी थी और वो कांग्रेस के विरोध में आकर के खड़े हो गए थे उनके साथ, और जिसके बूते भाजपा देश के तमाम हिस्सों में खड़ी हो पाई। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। जो मंदिर मंदिर की राजनीति करते हैं, लेकिन मंदिरों से जब चोरी होती है तो खामोश रहते हैं। यही भाजपा की नीति है और जब भाजपा की यह नीति हो तो उस पर चर्चा करना बनता है। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पश्चिम एशिया का संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है और उसमें भी भारत महातबाही की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर थोपा गया जो यह युद्ध है, जो अमेरिका और इजराइल ने यह कह के किया कि वहां तो न्यूक्लियर वो हथियार है, वहां तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहां कुछ और है, इस तरह से तमाम बातें। लेकिन जब इन सब के बाद में इतने दिन गुजर चुके हैं, तब अब यह खुल के बात सामने आ जाती है। एक महीने बाद यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कबूल कर लेता है कि उसने यह आक्रमण खर्ब द्वीप पर कब्जा करने के लिए किया है, वहां के तेल पर कब्जा करने के लिए किया है, क्योंकि वेनेजुला का तेल बहुत, वहां पर सबसे ज्यादा तेल है। लेकिन समस्या यह है कि उस तेल में कुछ ऐसी समस्या है, कोई जितना गाढ़ा है, ऐसे में ईरान का तेल चाहिए और जब वो मिलेगा और उसके साथ तभी वो बेस्ट क्वालिटी बन पाएगा, इसलिए चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, एलपीजी है, दूसरी चीजें। तो दुनिया की ताकत वही बनेगा जिसके हाथ में एनर्जी होगी। तो इसलिए दूसरों की संपत्तियां, दूसरों के खनिज उत्पाद और सब पर, रेयर अर्थ मटेरियल पे कब्जा करना है, इसलिए अमेरिका ने यह किया है। इजराइल ने इसलिए किया है क्योंकि इजराइल मानवता का हत्यारा है। इजराइल लगातार दुनिया में यही कर रहा है, वो चाहे फिलिस्तीन में हो या लेबनान में हो या यमन में हो, कहीं पर भी हो, वो इसी तरीके से कर रहा है और वो साम्राज्यवादी नीति के तहत बढ़ रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर वो अपना साम्राज्य स्थापित करेगा इस पूरे क्षेत्र में। एक ऐसा यहूदी राज्य जिन यहूदियों ने दुनिया में भयंकर गुनाह किए, ऐसे बीभत्स घटनाएं की हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तबाही में ढकेला है, भूखे बिलखते लोगों, निर्दोष पत्रकारों को मारा है, 225 पत्रकारों की हत्या कर चुका है इजराइल। निहत्थे थे, वो सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे थे। उन महान पत्रकारों को सलाम करता हूं और उनको सलाम करते हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का प्रधानमंत्री जाकर के इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि इजराइल के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। जो शख्स ये कहता है वो ये भूल जाता है कि भारत को जब जब जरूरत पड़ी तो मददगार कौन था? ईरान था। इजराइल ने कभी भारत के लिए कुछ नहीं किया है, उसने अडानी के लिए किया है। जरूर संबंध रखने चाहिए, सबसे रखिए, लेकिन किससे आपको दोस्ती रखनी है और किससे सिंपल संबंध रखने हैं, दुआ सलाम रखनी है। जी हां,
ये सारी बातें हैं। हम तटस्थ देश थे जिसके कारण हम ताकतवर बने, हमारे देश में ये सारी समृद्धि आने की दिशा में हम बढ़े। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह गुलामी की राजनीति की है, गुलामी की कूटनीति की है, उससे भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है और उसका भुगतान इस देश की जनता कर रही है। जी हां, और मुनाफा सिर्फ अडानी कमा रहा है, क्योंकि अडानी ने जो भारत में तथाकथित आर्म्स फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में कोई लोग वैसे काम नहीं करते हैं, कोई असलाह बनता नहीं है, सारा असलहा आता है इजराइल से और वो आकर के यहां पर बस उसमें नाम लिखा जाता है अडानी का, और उसके बाद में भारत सरकार यानी उन्हीं के जो गुलाम है, एजेंट है भारत में, यहां का प्रधानमंत्री, वो भारत सरकार को खरीदवा देता है। वहां के तमाम सारे अफसरान जो है वो अडानी की पसंद के लगाए जाते हैं और इस तरीके से किया जाता है। यानी भारत के लोगों को न रोजगार देना है न कुछ देना है, भारत का पैसा इजराइल को देना है हथियार खरीदने के नाम पे, और वो हथियार जो कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाए जा सकते थे कम लागत में, उनको वहां से खरीदा जा रहा है। इस तरह से करके भारत का भी नुकसान हो रहा है, भारत के लोगों का भी नुकसान हो रहा है, रोजगार का भी नुकसान हो रहा है, और सब करके लूटा जा रहा है। और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अडानी की। जी हां, कभी अडानी कभी अंबानी, तो सबसे बड़ा अडानी की जेब में ये सब कुछ हो रहा है। तब अडानी का वह एजेंट सांसद जो नरेंद्र मोदी का आंखों का तारा है, वो दलाल दुबे, वो जिस तरीके से, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पटनायक, जीबी पटनायक थे, जो पायलट हुआ करते थे, संकट का क्षण था देश में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भेजा, कई ऑपरेशंस में भेजा और भारत की लाज बचाने का काम करना था, किया, और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके बचाया था। उनके लिए वो कहता है कि ये सीआईए एजेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से सीआईए एजेंट की तरह से युद्ध लड़ा था। बड़ी अजीब अजीब सी स्थिति है, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। जब इस तरह की बात करते हैं तो उन्हीं का, क्योंकि जीबी पटनायक ही वो थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हो गए थे, कांग्रेस को हराने का काम किया था, उड़ीसा से कांग्रेस को हराने और खत्म करने में उनका योगदान था। लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको ये नहीं कहा। कांग्रेस आज भी उन्हें शीश नवाती है कि उन्होंने देश के लिए योगदान दिया। ठीक है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए तो अच्छे थे, वो वफादार थे। सोचिए, ये बड़प्पन होता है। लेकिन यहां ये स्थिति है कि जब नवीन पटनायक सदैव कंधे से कंधा मिला करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते रहे, कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया। कहने को विपक्ष थे, लेकिन विपक्ष का साथ ना देके उनका देते रहे, उसके बावजूद यह स्थिति है, इस तरह की बात की जाती है। आपने इसके पहले भी देखा है, इसी तरह बाल ठाकरे के परिवार के साथ धोखा किया गया, इसी तरीके से प्रकाश सिंह बादल के परिवार से धोखा किया गया, इसी तरीके से जयललिता के का पूरा साम्राज्य खा जाया गया, और इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में इन्होंने किया। चौटाला के परिवार का पूरा सब खा गए, देवीलाल का परिवार खा गए। तो जो इस तरह से करते हैं वही यह कर रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं जिनके बूते, जिनका खून चूस के ये खड़े हुए हैं विभिन्न राज्यों, जी, नफरत के माहौल बना के, झूठ बोल करके। तो ऐसे में जब वो ये करते हैं तो फिर ये आता है कि देश की दशा पर कब चिंता करो। 95 रुपए 58 पैसे का $1 हो चुका है, इतनी भयावह स्थिति में आ चुका है। लगातार डॉलर बढ़ रहा है और रुपया घट रहा है, और इसका नतीजा है कि जो भी चीजें हम विदेश से लेते हैं उन सब का जो हम भुगतान कर रहे हैं उसमें हमें भारी लॉस उठाना पड़ रहा है, और इस नुकसान का भुगतान इस देश की जनता को करना पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। भारत
इस स्थिति में आ गया कि अभी संकट पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ और 8.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाने का हो गया। ये इसी तरह नहीं, भारत के ऊपर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज घटने का नाम नहीं लेगा। भारत का शेयर बाजार लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का संकेत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में वास्तविक अर्थव्यवस्था को तो खत्म कर दिया गया। शेयर मार्केट के ही आधार पे वो अपनी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे। तो आज यह स्थिति है कि सेंसेक्स फिर करीब 1750 पॉइंट नीचे गिर गया। 1750 पॉइंट नीचे गिर गया हो तो आप सोचिए, यानी भारत का करीब 8 लाख करोड़ रुपए का से ज्यादा का नुकसान हो गया। अब 8 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया हो और भारत लगातार जिस तरीके से भारत के बैंकिंग सेक्टर के शेयर बेचे जा रहे हो, सब निकाल निकाल के भाग रहे हैं। पैसा किसकी जेब में जा रहा है, कौन है जो इससे कमा रहा है और कौन क्या कर रहा है, तब हमें देखना हो। तो ऐसी स्थिति में इसके सच भी सामने आते हैं कि इन्होंने हर चीज को खोखला कर दिया है और खोखला किया है इस देश की राजनीति को, खोखला किया है इस देश की मान्यताओं को, खोखला किया है धर्म को और खोखला किया है हर चीज को। तब राहुल गांधी केरल जाते हैं और केरल में वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जगह जगह देश में जाते हैं, मंदिर की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं, भाजपा के नेता करते हैं, लेकिन जब वो केरल आते हैं तो केरल में सबरीमाला मंदिर की का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सबरीमाला जो अयप्पा भगवान का मंदिर है, जिसे बहुत पूजनीय माना जाता है, उस पूरे रीजन में उस पर बहुत ज्यादा मान्यता है, उस मंदिर का जिक्र तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबरीमाला मंदिर से जिस तरीके से सोना गायब हुआ, चोरी किया गया या क्या किया गया, कहां चला गया, इतना भारी उसमें सोना गायब हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि वहां जो एलडीएफ की सरकार है, यानी पिनराई विजयन की सरकार है, वो और नरेंद्र मोदी मिल करके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इशारा लिया है चाइना से और कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कहिए कि हमारी मदद करे यहां चुनाव, हम उनकी मदद करेंगे, या तो वो सरकार बनाए या हम सरकार बनाए, कांग्रेस को नहीं आने देना। तो इसके लिए वो इस तरह की साजिशें रच रहे हैं, नफरत फैलाने का दोनों काम कर रहे हैं। भाजपा भी गाली देती है कांग्रेस को और एलडीएफ भी देती है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी वहां की जनता से मुखातिब होते हैं और उन्हें उनका सच बताते हैं। कहते क्यों यह स्थिति आ रही है, आपके यहां जो रोजगार मिलता था क्यों नहीं मिल पा रहा है, रबर के किसानों को जो मिलना था पैसा, कंपनसेशन मिलना था, वो क्यों नहीं मिला, कारपोरेट कंपनियों के साथ क्यों खड़े हो गए ये दोनों एक साथ, अडानी को सब कुछ केरल का सौंप दिया, किसने सौंपा? इन्होंने। और इसी तरीके से तमाम सारी बातें राहुल गांधी ने जनता के सामने रखी, बताया कि कैसे अडानी का साम्राज्य स्थापित करा दिया है उसी केरल में पिनराई विजयन के शासन। नरेंद्र मोदी केंद्र की तरफ से करते हैं और वो राज्य की तरफ से करते हैं, दोनों ऐश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उसके बाद में जनता के लिए कुछ नहीं है। आज जब संकट खड़ा है रोजगार का, सब चीज का, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट सऊदी अरब तक है और वहां के बहुत बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, आज वो लौट रहे हैं जब केरल में, तो केरल में काम नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं है, बुरी स्थितियां हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये हालात किसने पैदा किए? नरेंद्र मोदी, पिनराई विजयन ने और उनके सहयोगी। इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने जहां जहां ये किया है तब ये। तो राहुल गांधी कहते हैं कि किस तरह से मजबूती से खड़े होके हमें लड़ने की जरूरत, यही बात नहीं खत्म होती, इसके आगे जाती है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में रहा है, आपने देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुंद्रा पोर्ट और सब कुछ देने का काम किया है। इसी तरीके से नवीन पटनायक से उड़ीसा में
बहुत सारी चीजें अडानी को दिलवाने का काम किया था। तो इन सब में नरेंद्र मोदी सहयोग लेते थे, लेकिन जब बात आती है तो गाली देने लगते। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम पश्चिम बंगाल में लगभग सभी सीटों पे लड़ेंगे। 285 सीटों के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। 10 सीटों पे और ये चल रहा है कि कौन सी लड़ी जाए और कैसे लड़ी जाए, उन सबको लेकर। तो ये स्थिति है और तमाम सारे लोग कुछ टीएमसी को किसी और पार्टी को छोड़ छोड़ के कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसी तरह के जाल में फंसा करके राज्य का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि नुकसान किया है नरेंद्र मोदी ने भी और दूसरे ने भी। और जो कांग्रेस पूरे देश की राजनीति करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है, तो ऐसी स्थिति में इन सबको खलता है। तो इन सब को लेकर के राहुल गांधी जब बात करते हैं तो आप समझिए, राहुल गांधी की बात को हर कोई अब यह समझ रहा है कि यही देश की जरूरत है। यदि हमने अब नहीं हम चेते तो कभी नहीं चेतेंगे, क्योंकि ये कारपोरेट की सरकार आपको खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया में आपको खत्म करने के लिए, आगे आने वाले वक्त में इस देश में कुछ नहीं बचेगा। शिक्षा पहले ही बर्बाद कर दी है, नई शिक्षा नीति के जरिए सब कुछ खराब किया है, और अब जो विदेश नीति है उसने बर्बादी में ला दिया है कि जिसके बाद में आपके बच्चों को बाहर भी कहीं रोजगार नहीं मिलेगा और मजदूर बन के सिर्फ रह जाएंगे और मजदूरी भी नहीं मिलेगी। इस तरह की दशा में ला दिया है। और तीसरा, भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो अमेरिका के अलाइन है, विदेश जो नीति है वो अमेरिका के अलाइन है, और अर्थव्यवस्था भी अमेरिका के अलाइन है। तो ऐसी स्थिति में आप गुलामी में जिएंगे और फिर से गोरे राज करें, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष, चाहे अपने एजेंट्स के जरिए। यह बनाया है, ऐसे में सोचने की जरूरत है हमें। ईरान जैसा छोटा देश जवाब दे रहा है, अमेरिका भपकी दे रहा है, सेना भेज रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन ईरान उसको पर्याप्त जवाब दे के कह रहा है हम डरने वाले नहीं। ये वही स्थिति है जैसे एक समय में जब कमजोर भारत होता था, जल्दी आजाद हुआ था, तब पंडित नेहरू ने लड़ाई लड़ी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सब ने जवाब दिया है। लेकिन आज हम सरेंडर किए हो और उस सरेंडर का भुगतान हमारी पीढ़ियों को करना है। इसलिए हमें सोचना है। राहुल गांधी बार बार समझाते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने बनाया क्या है इस देश में? एक भी चीज बनाई हो तो बताइए। कुछ नहीं। इस देश को बर्बादी में ढकेला, और वो बर्बादी आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए काफी है। जी हां, यह सत्य है। जय